2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पढ़े थे, रिवाइज भी हो जाएगा। अपन 2-3 चीजें पढ़े थे। पहला चीज पढ़े थे कि 73वें संविधान संशोधन के बारे में। तो पंचायती राज अधिनियम को जो मतलब कानूनी मान्यता मिली, पहली बार अगर कानूनी मान्यता मिली और संविधान में एक स्थान मिला, तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1992, ठीक है, जो लागू बनकर तैयार हुआ 1993 में, ये जो है क्या हुआ, पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया। आ जाइए, पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनके तहत क्या किया गया, व्यवस्था बनाई गई। और इस जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रथम ऐसे राज्य थे जो इस अधिनियम को लागू करने वाले प्रथम राज्य बने। मध्य प्रदेश मतलब सबसे पहले इस अधिनियम को केंद्र सरकार के अधिनियम के अनुरूप किसने बनाया था, मध्य प्रदेश ने। और चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ में भी वही चीज लागू हुआ जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, ठीक। जिस समय मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बना, वहां पर उसके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यपाल कौन थे, मोहम्मद शफीक कुरैशी थी, ठीक। और ये जो विधानसभा में जो पारित हुआ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 30 दिसंबर 1993 को पारित हो गया। हस्ताक्षर इस पर 24 जनवरी को हुआ 1994 में, मोहम्मद शफीक कुरैशी ने किया होगा 24 तारीख को। और ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया एक दिन बाद 25 जनवरी को। मतलब ये लागू कब से हो गया, 25 जनवरी से छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया और मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया पंचायत राज अधिनियम। अब लेकिन हुआ ये कि जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, और मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो 31 अक्टूबर तक के जो संशोधन थे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में, उन संशोधनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने मान लिए। और 1 नवंबर को ये क्या किया, 1 नवंबर को जब चूंकि राज्य बना, तो 7 जून को एक आदेश बनाया गया, असाधारण आदेश निकला, जिसका क्रमांक 134 नंबर पर था, ठीक है। और इसमें जो 18 क्या किया गया, प्रकाशित किया गया कि जो विधियों का अनुकूल आदेश होगा, हम इसे क्या कर देंगे, अपने यहां लागू कर लेते हैं एज इट इज। कब तक के संशोधन, 31 अक्टूबर तक के संशोधन के बाद। अब जो संशोधन होंगे 1 नवंबर 2000 के बाद, वो संशोधन कहां होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में ही होंगे। मध्य प्रदेश के संशोधनों को हम मान्य नहीं करेंगे। अब जो भी संशोधन होते हैं, अभी भी संशोधन हुआ था, 2019 में भी संशोधन हुआ था, ठीक। और एक पंचायती राज अधिनियम में अध्याय कितने हो गए हमारे यहाँ, पहले भी उतने अध्याय थे, 15 अध्याय थे। और धाराएं कितनी थी हमारे यहाँ, 132 धाराएं थी और 4 अनुसूचियां थी। अभी भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में यही, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो है, ये कहां पूरा लागू है, पूरे पहले मध्य प्रदेश में लागू था, अब पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ करने का मतलब ये है कि 28 जो जिला है उन सभी जगह लागू है। जनपद पंचायत कितने हमारे यहाँ, 146 है। और ग्राम जो पंचायत है वो 11,664 है, ये संचालनालय विभाग के हिसाब से। जबकि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना बताया था, 10,971 है। दो ध्यान रखना है आपको, ये मैटर में डाल दिया हूं, आप लोगों को भी मिल जाएगा, ये चिंता मत कीजिए, ठीक। और जो ये बताया गया कि जो इस पर पहला चुनाव हुआ था वो जनवरी 2005 में, इस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद जो चुनाव हुआ वो कब हुआ था, ये जनवरी 2005 में इस चुनाव हो गया था। और क्या चीज हमने पढ़ा था, अधिनियम के बारे में पढ़ा था कि अध्याय 1 के बारे में पढ़ा था। अध्याय 1 में था उनकी परिभाषा, वो कहाँ, उसका संक्षिप्त नाम क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, इसके परिभाषा वगैरह खंड के बारे में इसमें देखे थे। अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया था। ग्राम सभा का परिभाषा का हमको वो याद रखना है, अनुच्छेद की कौन से अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है। तो धारा 2(8) में इसकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। और उस परिभाषा में बताया गया है कि मतदाताओं, गांव के जितने भी मतदाता हैं, मतदाताओं का ऐसा समूह जो क्या कर रहा हो, निर्वाचन 18 साल की उम्र के हो गया हो, और सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य के रूप में हो, सब के सब ग्राम सभा के सदस्य हो, ठीक। जो मतदाता है वही ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये बता दिया गया था। फिर हमने देखा था कि कार्य क्या है भाई, तो धारा 7 में इसके कार्य के बारे में बताया गया था। धारा 6 में इसके बारे में सम्मेलन, बैठक कहां कहां होनी है, तो हमने देखा कि 6 जो बैठक है वो अनिवार्य रूप से है। 6 बैठक कौन कौन से हैं, 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। इसके अलावा नवंबर में और जून के महीने में कोई सुझाया गया तारीख है, वहां बैठक होगा। ये 6 बैठक होंगे। एक वार्षिक बैठक भी होती है, जो जहां पर वहां पर लेखा परीक्षण वगैरह, बजट वगैरह पास होता है, वो वार्षिक वर्षों संभवतः किस महीने में कर लिया जाता है, दिसंबर महीने में किया जाता है। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इनके कार्य क्या है, तो इसके कार्य धारा 7 के तहत, तो कार्य में सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाना है, वार्षिक बजट रिपोर्ट तैयार करना है, एक ग्राम सभा के कार्य है, संपरीक्षा वगैरह का काम करना, ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करना है, जो संपत्ति है वहां की, जो भवन है, जो वायु है, जल है, या कुछ दूसरे स्रोत है, ग्राम सभा सब उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन संपत्ति की क्या करे, सुरक्षा की जिम्मेदारी करे। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हितग्राही का चयन।
जिनको भी लाभ लेना, सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजना बन रहे हैं उसका लाभ जो लोग भी लेंगे, जो भी हितग्राही होंगे, उनके लिए चयन करना का काम किसके पास है, जिम्मेदारी किसके पास है, हमारे ग्राम सभा के पास, मतलब हम ही लोगों के पास, मतदाताओं के पास है। जो जिस ग्राम का सदस्य है वो मतदाता हो गया। और इसके बाद बैठक के बारे में हमने पढ़ा था, 2 प्रकार की बैठक होती है। कैसी बैठक? हाँ, एक सामान्य क्षेत्र में, एक अनुसूचित क्षेत्र में। सामान्य क्षेत्र में जो बैठक होती है उसके लिए कोरम 1/10 रखा गया है, ठीक, और महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। जबकि विशिष्ट क्षेत्र में, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में जहां पर आदिवासियों की संख्या है, ऐसे क्षेत्र में कोरम अगर रखा गया तो 1/3 कोरम हो जाता है। उसमें भी महिला कितनी होनी चाहिए? 1/3। सामान्य क्षेत्र में अगर कोरम एक बार पूरा नहीं हो पाता है और दोबारा बैठक होती है तो उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं है दोबारा कोरम के लिए। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र है और वहां पर एक बार कोरम पूरा नहीं हो पाया तो 3 मौके दिए जाएंगे सरपंच और पंच को। सरपंच अपने पंचायत में रखे और जो वार्ड में अगर बैठक होनी है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पंच के पास। 3 मौके दिए जाएंगे उसको कि आप लोग क्या कीजिए, कोरम की पूर्ति करवाइए। अगर 3 मौके के बाद पूर्ति नहीं करवाते हैं तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नोटिस के बावजूद भी कोरम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा? पद से हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी, ठीक, अगर वो कोरम पूरा नहीं कर पाते हैं तो। फिर ये देखा गया कि अगर कोरम में, ये हमेशा ये तय किया जाता है कि कोरम में हमेशा जो कार्य योजना एजेंडा तय किया गया है उस एजेंडा को बदला नहीं जा सकता है। जो पहले बार में कार्यक्रम रखा है, बैठक स्थगित होती है, अगला एजेंडा उसी टाइम पर होगा, ठीक। तारीख वगैरह, डेट वगैरह, दिनांक वगैरह, स्थान वगैरह बताना होगा, चिपकवाना होगा, मुनादी करवाना होगा। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच की जिम्मेदारी है। सरपंच, उप सरपंच, पंच, इनकी जिम्मेदारी होती है। 7 दिन पहले इनकी बैठक की सूचना देनी होगी। विशिष्ट परिस्थिति में अगर आ गए तो 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके अलावा अगर कौन चाहता है, जनपद पंचायत चाहते वाले लोग चाहते हैं किया जाता है, अंतिम में हस्ताक्षर करवाया जाता है। जो भी निर्णय होते हैं बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। मतदान नहीं होगा, वोटिंग कैसा होगा? हाथ उठाकर मतदान किया जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था, ठीक। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अध्याय 3 में वो पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में, तो बनाते जाइएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट क्या क्या लिखे हैं? सुप्रभात रूपाली, गुड मॉर्निंग दुष्यंत, ठीक। कुल 5 मौका मिलता है, बिल्कुल रूपाली, ठीक है। दुष्यंत, आवाज आ रही है? आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। कुछ और डाउट होगा, कल के चर्चा पर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकती हैं। दुष्यंत कुछ पूछ सकते हैं, रूपाली कुछ भी पूछना हो तो आप कल के डाउट पर चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। शिवानी, कल कुछ किसी मैटर पर चर्चा करना हो बता सकती हैं। सोनम, आप भी, गुड मॉर्निंग सोनम आपको, ठीक। ओके ओके दुष्यंत, थैंक यू, समझ गया, अच्छा है, बढ़िया है। मैं तो चाहता हूं आप सब समझें, ठीक ठीक है, ठीक है, अपन चलते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई लगे तो आप चेक कर सकते हैं। जब भी मैं देखूंगा, थोड़ा पढ़ाते समय बिजी हो जाता हूं, ध्यान उधर चला जाता है तो मैं आपके चैट को देख नहीं पाता हूं, तो जब भी मैं देखूंगा उसके बारे में चर्चा करूंगा आपके बारे, ठीक है। आप जो भी डाउट है लिखकर छोड़ दें, मैं जैसे ही देखूंगा वो चर्चा करूंगा अपन, ठीक। ये अध्याय 3 अपन पढ़ते हैं आज, और एकदम धीरे धीरे अपन चलेंगे, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, और समझते चलेंगे कि क्या क्या चीजों को बताया गया है, किनके बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में बताया गया है पंचायतों की स्थापना के बारे में। पंचायतों की स्थापना, ठीक। अध्याय 3 में क्या बताया गया है? पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है। आप तो जानते हैं कि पंचायत की जो स्थापना है, पंचायत तो 3 टाइप की पंचायत होते हैं सामान्य तरीके से। कौन कौन से पंचायत? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। असल में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिसाब से यह है कि आप पंचायत, राज्य, क्योंकि पंचायत के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। तो राज्य सूची का विषय होने की वजह से राज्य अपने हिसाब से तय करते हैं कि यहां 2 स्त्री होना चाहिए, 3 स्त्री होना चाहिए कि 4 स्त्री होना चाहिए।
पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं वो लोग 4 स्तरीय भी रख लेते हैं पंचायत अपने यहाँ व्यवस्था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था को लागू किया गया है? त्रिस्तरीय। चूंकि हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ रहे हैं तो हम किस व्यवस्था को पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, त्रिस्तरीय व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धारा 8 को। ये धारा 8 से शुरू होता है। कुछ धारा, जो धारा मैं बता रहा हूं वो रटना है आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 132 धारा नहीं रटना है, लेकिन जिन धारा को भी मैं अपन चर्चा कर रहे हैं, अधिकतम धारा को जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं, उन धारा को कम से कम याद करते चलना है। एक राउंड में अपन देखेंगे कौन कौन से धारा हैं, और जैसे अगर धारा को पूरा लिस्ट चाहिए तो ऑनलाइन वालों को मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दिया हूं, आप लोगों को भी अगर लिस्ट चाहिए होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी भी लेना चाहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा, और अगर हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी लेना चाहेंगे तो फोटो कॉपी मिल जाएगा, ठीक। धारा 8 में बताया गया है कि पंचायतों का गठन, किनका गठन? पंचायतों का गठन अब इसमें यह नहीं बताया गया कि पंचायतों, किस पंचायत का गठन, वो आगे क्रम से आने वाले हैं। अपन अलग अलग पंचायतों का गठन अलग अलग अनुच्छेद में होता है। यहां पर सिर्फ बता दिया कि पंचायतों का गठन क्या है। पंचायत कैसे गठन होंगे? 3 स्तर पर होंगे। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर क्या हो जाएंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया। खंड स्तर पर क्या हो जाएगा? जनपद पंचायत। और जिला स्तर पर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत, ठीक। पंचायत 3 स्तर पर, यह कहां बताया गया है? धारा 8 में बताया गया है कि पंचायत के 3 स्तर पर होंगे समान तरीके से। अगला धारा देखें तो धारा 9। धारा 9 में किसके बारे में बताया गया? धारा 9 में क्या बताया गया है? धारा 8 में तो बताया जाता है कि पंचायतों का गठन 3 प्रकार के पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। खंड स्तर पर क्या होता है? जनपद पंचायत। धारा 9 में क्या है? पंचायत की पदावधि। क्या बताया गया है? पदावधि। जानते हैं आप इसको, इनकी पदावधि कितनी होती है? 5 साल, ठीक। सवाल वो नहीं पूछता है कि कितनी पदावधि है, सबका कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी निर्वाचित पद होते हैं, राज्यसभा सदस्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो राज्यसभा के बस 6 साल, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके 6 साल। बाकी जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, समानता 5 साल। राष्ट्रपति का भी 5 साल ही होता है, लेकिन उसके लिए क्या रखा गया है कि राष्ट्रपति के जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऐसा कहा जाता है। तो ज्यादातर राजनीतिक पोस्ट कितने साल के होते हैं? 5 साल होते हैं। लेकिन 5 साल कब से? 5 वर्ष कब से? यह सवाल आपसे पूछा था, इससे पहले पूछ चुका है पंचायती राज अधिनियम में कि कब से 5 वर्ष तक? चुनाव होने के बाद से, बैठक के बाद से, कब से बने? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक से लेके कहां तक? 5 वर्ष तक। इनका कार्यकाल कहां होता है? शुरू कहां से होता है? प्रथम बैठक में होता है कि इनका जब चुनाव होता है, अधिसूचना जारी होती है और चुनाव होता है। चुनाव हो जाने के बाद क्या बुलाया जाता है? जो विधिक प्राधिकारी होगा इनकी बैठक बुलाएगा, और बैठक बुलाने के बाद जो पिछला वाला सरपंच होता है, या पिछला वाला जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, और या पिछला वाला जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा, नवीन जो उत्तराधिकारी होगा उनको क्या करेंगे? कार्यभार देंगे। और जैसे ही वो कार्यभार देंगे उस दिन से उनका क्या होगा? ये प्रथम बैठक में कार्यभार देते हैं। जैसे ही चार्ज वगैरह देते हैं उनको, तो प्रथम बैठक से शुरू क्या हो जाता है? 5 वर्ष तक। इनका कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष तक। क्लियर है? प्रथम बैठक से। दूसरा है, क्या समय से पहले भंग किया जा सकता है? क्या समय से पहले ग्राम पंचायत को विघटित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। लेकिन करेगा कौन? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार, ठीक। समय से पहले राज्य सरकार अगर चाहे तो समय से पहले किसी भी पंचायत का क्या कर सकता है? विघटन कर सकती है, जब उसकी मर्जी में लगे, जब उसको लगे कि नहीं सही तरीके से कानून का पालन नहीं हो रहा है, सही तरीके से कोरम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जो भी आधार हो, उन आधारों पर क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार चाहे तो उनको समय से पहले विघटित कर सकती है। अगर विघटन हो गया तो अगला चुनाव कब होगा? विघटन होगा तो चुनाव तो जरूरी है। तो याद रखिए, हर चुनाव, चाहे किसी का भी पोस्ट के बारे में बात आ जाए, चाहे राष्ट्रपति से लेकर वो ग्राम पंचायत के बारे में आ जाए, 6 माह के अंदर निर्वाचन,
6 माह के अंदर क्या होगा? निर्वाचन होगा। हाँ, बैठक रूपाली, बैठक और सम्मेलन से एक ही मतलब है। बैठक ही सम्मेलन है। जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो पहली बार जब बैठक होते हैं तो प्रथम सम्मेलन भी कहा जाता है या प्रथम बैठक कहा जाती है। ठीक, तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अगर विकटित करना हुआ तो राज्य सरकार समय से पहले विकटित कर देगी। विकटित हो गया तो कितने माह के अंदर निर्वाचन करवाना होगा? 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन अब जो निर्वाचन हो रहा है, अब जो निर्वाचन हो रहा है वो कितने समय के लिए हो रहा है? शेष कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए पहला एक संगठन रह चुका है और इसने 5 साल के लिए इसको चुना गया है और 5 साल से पहले इसको मान लीजिए 3 साल के अंदर इसको क्या कर दिया? विकटित कर दिया गया। तो जब अब बी वाला जो पंचायत गठित होगा वो कितने साल के लिए होगा? 2 वर्ष के लिए। क्लियर? 2 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा? उसको चुना जाएगा। मतलब समय क्या होगा उसके लिए? बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए पूरे कार्यकाल के लिए होगा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक समस्या और है कि यहां पर प्रथम बैठक से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, राज्य सरकार विकटित कर सकती है, 6 माह के अंदर निर्वाचन होता है और अगला निर्वाचन क्या होता है? शेष कार्यकाल के लिए होता है। लेकिन अब इसका कार्यकाल मान लीजिए 6 माह ही बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 6 माह ही बचा हुआ है। 6 माह से मतलब 4.5 साल क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। अब 6 महीने ही बचे हैं, 4.5 साल खत्म हो चुका है, तो निर्वाचन नहीं होगा, वो फिर सबके साथ निर्वाचन होगा। 6 महीने ही अगर चुनाव के लिए बचे हुए हैं तो निर्वाचन कैसा होगा? जैसे सबके साथ हो, क्योंकि अब 6 महीने में तो चुनाव होने ही सबके, तो इनके भी उन्हीं के साथ में होगा। निर्वाचन इतना हड़बड़ी में करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, ये कैसा होगा? निर्वाचन के घटनाक्रम होगा। क्या क्या याद रखना है? पदावधि के 5 साल होगी। प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक के पहले राज्य सरकार को समय से पहले विकटित कर सकती है। 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। अगर शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है, बचा हुआ अगर समय 6 महीने है तो फिर निर्वाचन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 6 महीने बाद तो होना ही है चुनाव, तो विशिष्ट निर्वाचन नहीं किया जाएगा। ये होगा। अब जो एक प्रथम बैठक है, इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसको इस चार्ट से अलग एक नोट कर लीजिएगा। नोट करके प्रथम बैठक की चीजों को लिखना है। प्रथम बैठक चीजों को, सामान्य चीजों को मैं बताता हूं कि प्रथम बैठक जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक, ठीक, तीनों का अलग अलग पूछता है और तीनों का अलग अलग ध्यान भी रखना है कि पहली बैठक का क्या तरीका है इनका। पहली बैठक में पंचायत के जो गवर्नमेंट पदाधिकारी होते हैं वो लोग ही पहली बैठक बुलाते हैं। ठीक, कोई भी ऐसा अधिकारी जो पंचायत का पदाधिकारी नहीं है वो बैठक नहीं बुला सकता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे कि आपको लगेगा कि ग्राम पंचायत का पहला बैठक कौन बुला रहा है। तो ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है, क्योंकि बाकी अधिकारी जो पदाधिकारी हैं, मतलब निर्वाचित पदाधिकारी हैं, वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कौन स्थिर रहता है? सचिव स्थिर रहता है। तो पहली बैठक कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए जनपद सीईओ और जिला पंचायत के लिए जिला सीईओ। क्लियर? अगर किसी का भी पूछे तो पहली बैठक कौन बुलाता है? उनके ही पदाधिकारी, मतलब उनके जो गवर्नमेंट पदाधिकारी होंगे, कुल मिला के तीनों सचिव ही हैं। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव है, जनपद सीईओ भी जनपद पंचायत का क्या है? सचिव ही है। पोस्ट उसका क्या है? राज्य सरकार के अधिकारी रैंक का व्यक्ति है, लेकिन वो कैसा है? सचिव ही है। और जिला पंचायत में जीओसी। इसका धारा याद रखना है 20, 27, 34। इसमें धारा 20 के अंतर्गत, धारा 27 के अंतर्गत और धारा 34 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। पहली बैठक ग्राम पंचायत की पहली बैठक ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा धारा 20 के तहत, जनपद पंचायत की पहली बैठक जनपद पंचायत सीईओ के तहत धारा 27 के तहत, और जिला पंचायत की पहली बैठक जिला पंचायत सीईओ द्वारा धारा 34 के तहत बुलाई जाती है। याद रहेगा?
इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। धारा तो पूछेगा ही इनसे कि पहली बैठक किस धारा से बनाया गया, कौन बुलाता है, 6-7 क्वेश्चन बनते हैं इस चार्ट से। ठीक, याद रहेगा, पदावधि के संदर्भ में था। ये धारा हो गया, बीच बीच में धारा चलते जाते हैं। अब धारा 10, धारा 10 कहता है कि स्थापना, जैसे मान लीजिए जनपद पंचायत की स्थापना करनी है, तो जनपद पंचायत कैसे बनता है भाई, ग्राम पंचायत कैसे बनता है भाई, और जिला पंचायत कैसे बनता है भाई। अब ग्राम पंचायत कैसे बनेगा, छोटे छोटे वार्ड से बनेगा, कई वार्ड होंगे, छोटे छोटे वार्ड होंगे, और उन वार्डों से क्या बनेगा, ग्राम पंचायत बन गया। जनपद पंचायत कैसे बनेगा, जनपद पंचायत में भी जनपद पंचायत क्षेत्र होते हैं, बीडीसी क्षेत्र बोलते हैं उनको, ब्लॉक क्षेत्र बोलते हैं। उन क्षेत्रों से कोई ना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि खड़ा होता है, और उन क्षेत्रों के माध्यम से फिर क्या बनता है, एक जनपद पंचायत निर्माण होता है। जिला पंचायत सदस्य का भी एक क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों से जनपद बनता है। ये उसी के बारे में कहता है। धारा 10 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। ठीक, सबका एक साथ समझाता हूं आपको, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन जनपद पंचायत का करता है, कौन जिला पंचायत का करता है। बस एक ही समझिए कि ये सब के सब अपने आप से समझने के हिसाब से सोच लीजिए, सब के सब वार्ड से बने हुए हैं। वार्ड से ये मानकर चलिए कि जनपद पंचायत का जो क्षेत्र है बड़ा है ना, लेकिन वो भी एक प्रकार का वार्ड है। जिला पंचायत का क्षेत्र आपस में बड़ा है, लेकिन वो भी अपने आप में क्या हो जाएगा, सब बड़ा है। ठीक है, बंटवारा अगर देखेंगे तो कैसा होगा, ग्राम है, ग्राम किसमें बटा हुआ है, वार्ड में। जनपद किसमें बटा हुआ है, वो भी वार्ड है। क्षेत्र कह देते हैं उसको, जनपद पंचायत क्षेत्र कहते हैं, हम उसको कैसा कह देते हैं, वार्ड कह दे रहे हैं। या वार्ड नहीं कहना चाहते तो आप क्षेत्र कह दो। जिला पंचायत के लिए क्या होता है, उनके भी क्षेत्र होता है। जनपद क्षेत्र ना होकर क्या होता है, खंड क्षेत्र होता है, खंड स्तर पर बोलते हैं इसको। ठीक, इन सब वार्डों को जो तय करने का काम है, जो संरचना निर्माण करने का जो काम है, वो कौन करेगा, राज्यपाल। क्लियर, वो कौन तय करेगा, राज्यपाल करेगा। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन तय करेगा, परिसीमन चुनाव आयोग करता है, लेकिन घोषित कौन करेगा इसको, परिसीमन किसके हिसाब से होता है, परिसीमन आयोग के तहत। चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग के निर्धारित समय में ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है कि कितने कितने क्षेत्र में होंगे, कितने कितने जनसंख्या के आधार पर होंगे, उनके लिए परिसीमन आयोग होता है। लेकिन इसको घोषणा किसको होता है, राज्यपाल। राज्यपाल तय करते हैं कि कौन सा वार्ड होगा, कौन सा वार्ड नहीं होगा। जैसे ग्राम तय किया करते थे राज्यपाल, उसी तरीके से वार्ड भी कौन तय करता है, राज्यपाल ही तय करते हैं कि वार्ड कौन कौन से होंगे, किस क्षेत्र में कितने वार्ड होंगे। ठीक, अब वार्ड तो हम लोग बता दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में कितने वार्ड हो सकते हैं, वार्डों की संख्या, हाँ, ग्राम पंचायत में 10 हो सकते हैं, जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में, तो सबका एक साथ समझ लीजिए। ये ध्यान रहेगा, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। इनका तय कौन करता है, राज्यपाल। ग्राम पंचायत में कितने हो सकते हैं, 10 से लेकर 20 तक। कितने वार्ड हो सकते हैं, 10 से लेकर 20 वार्ड होंगे। ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे, पूछा हुआ है, 10 से लेकर 20 वार्ड होंगे। खंड स्तर पर कितने वार्ड हो जाएंगे, 10 से लेकर 25 वार्ड होंगे। और जिला पंचायत के कितने होंगे, 10 से लेकर 35 वार्ड होंगे। समझ में आ रहा है ये? कम से कम सभी जगह कितने वार्ड होने चाहिए, 10 वार्ड होने ही चाहिए। जब के लिए ग्राम पंचायत के लिए 20 वार्ड, जनपद पंचायत के लिए 25 वार्ड और जिला पंचायत के लिए 35 वार्ड होने चाहिए। ये अधिकतम है, कम भी हो सकते हैं, ये क्या है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, 10 से कम नहीं हो सकते। लेकिन अधिकतम वाला क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो किसी क्षेत्र में क्या होता है, किसी के जिला पंचायत क्षेत्र में अगर उसके यहाँ क्षेत्र छोटा है, छोटा सा जिला है, तो उनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी का क्षेत्र बड़ा है तो ज्यादा हो जाएंगे। राजनांदगांव से जैसे बड़े जैसे जिले हैं तो उनके यहाँ ज्यादा क्षेत्र हो जाएंगे, और जैसे दुर्ग जैसे जो जिले हैं वो छोटे हैं तो कम पंचायत, कम वहां पर वार्ड हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक,
कोई क्वेश्चन आप लोगों को कोई क्वेश्चन? ठीक है ना? ठीक। ये किसमें बताया गया है? धारा 10 के वगैरह में बताया गया है। अब धारा 11, धारा 11, ये धारा याद नहीं रखनी। धारा 11 को ऐसे लिखा गया है, याद नहीं रखनी है, इसलिए याद नहीं रखी क्योंकि इससे ज्यादा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसमें बोलता है पंचायतों का निगमन, मतलब समझते हैं? तो का निगमन समझ ली, निगमन समझने का भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है। धारा 11 क्या कहता है, निगमन क्या कहता है, उसके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है वो जानने की जरूरत है। निगमन क्या कहता है उसको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सब क्या होते हैं, एक हर आदमी अपने आप में एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी को अंतरण कर सकता है, व्यक्ति के नाम से कोई मुकदमा दायर हो सकता है, मैं खुद अपने नाम से कोई मुकदमा कर सकता हूं। तो धारा 11 यही कहता है कि जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत जो भी है, वो एक व्यक्ति के रूप में निगमन मतलब कैसा व्यवहार किया जाएगा उनसे? ऐसा व्यवहार किया जाएगा उनके साथ जैसे कोई आदमी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जीवित प्राणी की तरह उनसे व्यवहार किया जाएगा। जीवित प्राणी के साथ कैसा क्या क्या किया जाता है, क्या क्या चीजें इसे बताता है कि एक विधिक व्यक्ति है होगा। पंचायत कैसा होगा? विधिक व्यक्ति होगा। और विधिक व्यक्ति क्या कर सकता है? वो सब काम कर सकता है। संपत्ति अर्जित कर सकता है, अर्जित भी कर सकता है, व्यय भी कर सकता है, अंतरण भी कर सकता है, गिरवी भी रख सकता है, जो चाहे कर सकता है। वाद दायर कर सकता है, इसके खिलाफ वाद दायर हो सकता है, इसके विपक्ष में कोई वाद हो सकता है। जैसे जैसे जो जो व्यवहार एक व्यक्ति का होता है वो सारा किसी दूसरे का काम ठेके पर ले सकता है, खुद का काम ठेके पर दे सकता है। एक व्यक्ति जो करता है मतलब इसका एक सामान्य एक मुद्रा होगी, सील होगा। जैसे मैं अपने नाम से सील बनाता हूं, कोचिंग के नाम सील बनाता हूं, तो एक व्यक्ति की तरह वो क्या करेगा? ग्राम पंचायत भी कैसे होंगे? एक व्यक्ति की तरह इसको निगमित किया जाएगा, निगम बनाया जाएगा, नियमन किया जाएगा उसका। ग्राम पंचायत किसी प्रकार का ग्राम पंचायत ही नहीं, हर प्रकार का पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत भी क्या है? एक व्यक्ति ही है। ठीक क्लियर है? व्यक्ति की तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ये कहां ध्यान रखना है? 11 में अनुच्छेद याद ना भी, धारा याद ना भी हो तो कोई बात नहीं। इसको मिटा देता हूं थोड़ा और यहां लिख देता हूं। धारा 11 है पंचायतों का निगमन। अब जो बता रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा ही गठन, स्थापना और अब जो बता रहा हूं संरचना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि सब एक जैसे लगता है। गठन भी लगता है कि संरचना टाइप का है क्या, स्थापना भी लगता है गठन टाइप का है क्या, सब अलग अलग है। पंचायत की संरचना एक साथ बताता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पंचायत की संरचना देखो, यहां पर जो स्थापना के बारे में बात कर रहे थे तो अपन ये बोल रहे थे कि सदस्यों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। यहां हम लोग ये देख रहे थे कि पंचायत आखिर बनता कैसे है, तो हम लोग देखा कि वार्ड से बनता है। किससे बनता है? वार्ड से बनता है। लेकिन पंचायत की संरचना में क्या शामिल होगा? तो पंचायत की संरचना में हम सदस्य संरचना को देखते हैं। स्थापना में क्या देखते थे अपन कि वार्ड से, छोटे छोटे वार्डों के से क्या बन रहा है? एक बड़ा पंचायत बन जा रहा है। लेकिन संरचना में क्या बन रहा है? सदस्यों से संरचना बन रही। बॉडी में कौन कौन सी चीज शामिल है वो। ग्राम पंचायत, इसका धारा लिखना, आप धारा याद करना है, धारा 13। ग्राम पंचायत की संरचना किसमें है? धारा 13 में। जनपद पंचायत, यह संरचना है आपका धारा 22।
एक साथ लिखना है सबको और एक साथ याद रखना है। और जिला पंचायत ये है धारा 29, 13, 22, 29। जैसे 20, 27, 34 एक साथ थे ना। 20, 27, 34 किसके लिए था? पहली बैठक। 20 में क्या होता था? ग्राम सचिव की बैठक हो रही, सॉरी ग्राम पंचायत की बैठक, जनपद पंचायत की बैठक 27 में, जिला पंचायत की बैठक। वैसे याद रखना है कि पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायत 13 में है, जनपद पंचायत 22 में और जिला पंचायत 29 में। इन सब के बारे में आप लोग जानते हो, मतलब सब जानते हो इसके बारे में। लगता है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसके बारे में सब जानते हो। बस धारा भूलना नहीं, 13, 22, 29। क्लियर? अब ग्राम पंचायत में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, सरकारी आदमी कभी भी सदस्य शामिल नहीं। अगर वो गवर्नमेंट का आदमी है तो पंचायत का प्रतिनिधि बिल्कुल भी नहीं। तो सचिव, चाहे कहीं का भी सचिव हो, चाहे ग्राम पंचायत का सचिव हो, चाहे जनपद का सीओ हो, चाहे जिला पंचायत का सीओ हो, सदस्य नहीं। आप आंख बंद करके अगर गवर्नमेंट का आदमी तो कैसा होगा? सदस्य नहीं होगा। यहां पर किसका चुनाव होता है? पंच का चुनाव होता है और सरपंच का चुनाव होता है। पंच लोग किसको चुन लेते हैं? उप सरपंच को। ठीक है, इतने ही सदस्य होते हैं। और कोई सदस्य होगा क्या? नहीं। पंच, सरपंच और उप सरपंच। पंच लोग आपस में किसको चुन लेते हैं? उप सरपंच को चुन लेते हैं। तो पंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। और उप सरपंच का कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है यहां तक? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूछता है कई बार, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ध्यान रखना है। जनपद पंचायत धारा कौन सा नंबर था? 22। धारा 22 में जनपद पंचायत है। यहां से आपको ध्यान रखना शुरू होगा। यहां पंच होते थे, यहां क्या होता है? जनपद सदस्य। इनका कैसे चुनाव होता है? प्रत्यक्ष होता है। पहले भी प्रत्यक्ष होता था, अप्रत्यक्ष होता है। अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी इसमें 2019 में यही बदलाव हुआ है कि अब जनपद अध्यक्ष क्या करेगा? जनपद सदस्य क्या करेगा? अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का क्या करेगा? चुनाव करेगा। मतलब क्या होगा? ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्लियर? जनपद सदस्य क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से चुनेगा और इसके बाद जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर वो क्या बन जाएगा? स्थापित करेगा। सदस्य में तो ये भी हैं, और ये लोग भी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी एक प्रकार के सदस्य थे। कभी किसी न किसी वार्ड से जीतकर ही आए हैं। ठीक? ग्राम पंचायत संरचना में एक निःशक्त जन भी होता है। नहीं, निःशक्त जन संरचना में शामिल नहीं है। रूपाली, एक मिनट। ग्राम पंचायत की संरचना में निःशक्त जन नहीं होता है। अभी ऐसा कोई निःशक्त जन वाला नहीं है जो राज्य सरकार ने, ऐसा नहीं है। निःशक्त जन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत की संरचना में नहीं है। ठीक है उपेंद्र? जनपद पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर होता है, प्लस सिर्फ इतना से ही काम नहीं बनता है। जो सरपंच होंगे, कितने सरपंच? 20% सरपंच। 1/5 या 20%, तो याद वही आता है क्या? 20% या 1/5 जो सरपंच होंगे वो क्या बनेंगे? इसके सदस्य बनेंगे 1 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए बनेंगे ये जनपद सदस्य। और ये कैसे होंगे? मानक होंगे। ये कैसे होंगे? मानक होंगे। सदस्य के रूप में काम करते जाएंगे और चेंज होते रहेंगे। इसकी संरचना में ये शामिल है। जिला पंचायत, और कोई इसकी संरचना में शामिल? इसके अलावा इस क्षेत्र में जो विधानसभा सदस्य होंगे, ये ध्यान रखना होगा, वो लोग भी क्या बनेंगे? इसके सदस्य के रूप में लेंगे। लेकिन बता देता हूं, इसके बाद बताता हूं। ग्रामीण और नगरी वाला इसके बाद बताता हूं। ठीक है? सदस्य के रूप में कौन हो गया? जनपद अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया, और सदस्य हो गया
इसमें 20% क्या होगा, सरपंच योग है, और उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सदस्य होंगे, जनपद पंचायत क्षेत्र में जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा, जिला पंचायत धारा 29, इसमें कौन होता है, जिला पंचायत सदस्य, और सदस्य किनको चुनता है, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या हो जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सदस्य जो होगा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे, ये भी इनके सदस्य हो जाएंगे। प्लस यहां पर सरपंच थे, यहां पर जनपद अध्यक्ष, सदस्य नहीं, जो जनपद के अध्यक्ष होंगे वो भी इस तरह से बनते रहेंगे, एक वर्ष के लिए 20% लोग, ठीक। प्लस लोकसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के इस क्षेत्र में रहने वाले जो सदस्य हैं वो भी मानक सदस्य के रूप में काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र की एमएलए, बता रहा हूं रूपाली, उसी के बारे में इसीलिए जानबूझकर बता रहा था आपको, जानबूझ के उसको रोका। उपेंद्र सभी जनपद अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो कुछ ही जनपद अध्यक्ष जो चक्रीय क्रम में रखे जाते हैं, 20% जनपद जो अध्यक्ष होंगे उनको जो है इसमें रखा जाता है और क्रम से एक साल के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं श्रीपाली, जिला पंचायत में सभी अध्यक्ष होते हैं, सिर 3 नहीं समझ पाया रूपाली। चलिए, यहां पर पंच, सरपंच और उप सरपंच हुए। जनपद में कैसे हो जाएंगे, जनपद सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, इसके अलावा जो सरपंच होंगे और विधानसभा सदस्य हो जाएंगे जो उस क्षेत्र में रहने वाले हैं। जिला पंचायत में सदस्य अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के अलावा जनपद अध्यक्ष जो इस जनपद में है, इस जनपद पंचायत में, जनपद पंचायतों में जो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग कहां चले जाएंगे, यहां। ये लोग भी कितने होंगे, 20% ही होंगे, एक वर्ष के लिए होंगे, 20% एक वर्ष के लिए। और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, यहां पर इन दोनों में ये विधानसभा वाला बता देता हूं, लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभा के लिए बता देता हूं, एक साथ समझिएगा इस बात को। होता यह है कि हमारे यहां, हमारे देश में स्थानीय सुशासन के लिए, मतलब सबसे निचले स्तर पर शासन करने के लिए 2 व्यवस्थाएं बनाकर रखी गई हैं, एक तरफ शहरी प्रशासन के लिए और एक तरफ ग्रामीण प्रशासन के लिए। शहरी प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनाई गई है वो क्या है, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका सभी बीच में आ जाते हैं, नगर आपका नगर, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम। ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 व्यवस्थाएं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रामीण पंचायती राज अधिनियम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था है तो जो भी सदस्य होंगे, जनपद के जितने भी सदस्य हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आ गए। लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में 2 क्षेत्र, कैटेगरी के क्षेत्र होते हैं। कुछ लोग नगरीय क्षेत्र के भी होते हैं और कुछ लोग शहरी क्षेत्र के होते हैं। तो ये लोग सदस्य के रूप में वही लोग शामिल होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ठीक है, जो लोकसभा में, ये लोकसभा और विधानसभा के लिए बता रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र के जो सदस्य हैं, क्योंकि ग्रामीण, वो लोग ही सदस्य के रूप में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर वो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में है तो वो सदस्य के रूप में काम नहीं करेंगे। मान लीजिए दुर्ग नगरी है, दुर्ग ग्रामीण है, तो दुर्ग जिला पंचायत अगर वहां पर बैठक हुई तो दुर्ग नगरी का उसमें सदस्य शामिल नहीं होगा, दुर्ग ग्रामीण वाला उसमें शामिल हो जाएगा, रायपुर ग्रामीण वाला उसमें शामिल हो जाएगा, रायपुर नगरी वाला उसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, नगर निगम, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के लिए तो अलग प्रशासन है ना भाई, है ना, उसके लिए व्यवस्था। उसके लिए व्यवस्था अगर नहीं होती तो बात अलग होती, उसके लिए व्यवस्था है, नगरीय क्षेत्र में जाके बताएगा। जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है, जैसी जनसंख्या का, अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो नगर निगम, नगर पंचायत में जाकर बात करे वो। और अगर वो करना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, उनके प्रतिनिधित्व करता है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रतिनिधित्व करेगा। क्लियर? हाँ, क्या पूछ रहे हैं रूपाली, जनपद 6 के सभी अध्यक्ष होते हैं शायद, क्या 20% नहीं, जनपद 6 के
क्या? अच्छा, मानक सदस्य। अच्छा, जनपद पंचायत में जो सदस्य होते हैं वो 20% नहीं, ऐसा कह रही हैं आप? ठीक, अभी तक मेरे को ये पता है कि 20% सदस्य होते हैं। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है रूपाली? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जनपद पंचायत में आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है, सरपंच वाला क्लियर होगा। सरपंच 20% या 5% जो होते हैं वो होंगे। जनपद पंचायत कितने जनपद, इनको रूपाली को इस बात की थी कि कहीं जनपद वाले में कोई दिक्कत है कि 20% एक वर्ष के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बार अपन इसको फिर से चेक कर लेंगे कि 20% वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक ठीक है रूपाली, एक बार चेक कर लेंगे अपन। और हाँ, अब ध्यान दीजिएगा लोकसभा और विधानसभा के लिए। राज्यसभा के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा का कोई क्षेत्र तो होता नहीं। राज्यसभा मान लीजिए छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य हैं, 5 राज्यसभा सदस्य हैं, तो 5 राज्यसभा सदस्य किस क्षेत्र के हैं? कोई क्षेत्र तो है नहीं। वो लोग कहां के सदस्य बनेंगे? ठीक है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले समझ पा रहे हैं ना क्या पूछ रहा हूं मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो राज्यसभा सदस्य होंगे उनका तो कोई क्षेत्र ही नहीं है ना, तो वो लोग कहां के सदस्य होंगे? कि राज्यसभा सदस्य कैसे शामिल हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि राज्यसभा सदस्य उस क्षेत्र का सदस्य होगा जिस क्षेत्र में उसका मतदाता क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हो, मतदाता सूची में उसका नाम, जिस क्षेत्र में भी, जिस जिले में भी, जिस जिले के मतदाता सूची में उसका नाम होगा, वो उसका क्या बनेगा? मानक सदस्य माना जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा। ठीक, हाँ ठीक है रूपाली, मतदाता सूची में जिसका नामांकन हो वही व्यक्ति क्या होगा? उपेंद्र क्या कह रहे हैं कि सुशील त्रिवेदी हिंदी गणित अकादमी के अनुसार सभी जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होंगे। ठीक है, अगर सही मतलब त्रिवेदी अगर इसमें लिखा होगा तो निश्चित तौर पर जनपद पंचायत के सभी सदस्य क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। ठीक है, ठीक, बढ़िया है उपेंद्र, अच्छी बात है। ये चीजें क्या हो गई? ये हो गया। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धारा 8 में क्या है? पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। प्रथम बैठक 5 वर्ष सम्मेलन के प्रथम दिन राज्य सरकार इसको विकृत कर सकती है। बीच में विकृत होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन अनिवार्य है। जिला पंचायत, जिला के लिए क्या होगा? शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होगा जो बचे हुए समय होंगे। अगर समय 6 महीने बचा हुआ है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, धारा 9 में क्या पदावधि बताया गया है? 5 वर्ष की पदावधि है। कहां से? प्रथम बैठक से। पहली बैठक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत सचिव बुलाता है, धारा 20 के अंतर्गत। जनपद पंचायत की पहली बैठक जनपद सीओ बुलाता है, धारा 27 के अंतर्गत। और जिला पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? जिला पंचायत सीओ, धारा 34 के अंतर्गत। धारा 10 में बताया गया क्या? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की संरचना, वार्ड के हिसाब से संरचना, ईश्वरीय स्थापना। ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, खंड में क्षेत्र होते हैं, जिला पंचायत में क्षेत्र होते हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। कितने कितने हो सकते हैं? जनपद पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के लिए 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं। जनपद पंचायत के लिए 10 से अधिक, कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड हो सकते हैं। और जिला पंचायत के लिए 10 से 35 वार्ड हो सकते हैं। क्लियर? धारा 11 में क्या बताएगा? पंचायतों का नियमन का मतलब होता है एक विधिक व्यक्ति की तरह कार्य किया जाएगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा एक विधिक व्यक्ति के रूप में किया जाता है। संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, अंतरण कर सकता है, गिरवी रख सकता है, खुद किसी से ठेका ले सकता है कि दूसरे को ठेका दे सकता है, उसके ऊपर वाद दायर किया जा सकता है, खुद किसी पर वाद दायर कर सकता है, जैसे ही व्यक्ति काम करता है। धारा 11। पंचायत की संरचना, धारा 13 में बताया गया ग्राम पंचायत की संरचना, जिसमें पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और उप सरपंच होते हैं। पंच का चुनाव और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जबकि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत की संरचना धारा 22 में बताई गई है। जनपद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। 20% सदस्य 1/5 जो सरपंच होंगे वो मानक सदस्य के रूप में 1 साल के लिए काम करते हैं। साथ में विधानसभा जो सदस्य होंगे ग्रामीण क्षेत्र के, वो लोग क्या करेंगे इसमें? सदस्य के रूप में। जिला पंचायत, इस धारा 29 के बारे में बताया गया है। सदस्य का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनपद अध्यक्ष, जैसा कि बताया गुप्ता जी ने, जनपद अध्यक्ष क्या हो सकते हैं? लगभग सारे जनपद अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य क्या होंगे? मानक सदस्य के रूप में होंगे। ठीक, 20, 27, 34 संरचना, 13, 29 प्रथम सम्मेलन का है 20, 27, 34 ठीक है। और 13, 22, 39 13, 22, 39 है कि 29 है? यहां तो एक बार फिर से चेक कीजिए, 39 है कि 29 है? ठीक, ये
29 से 39 से 29 से, ठीक है कविता, 29 से हमने 29 ही लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, सुशील त्रिवेदी अब बताया, तो जो हमारे इसमें ऑनलाइन में है गुप्ता जी, वो बता रहे हैं कि सुशील त्रिवेदी एक इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो है उनकी अच्छी किताब है। आगे देखते हैं, आगे निर्वाचन के बारे में देखते हैं। निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन के बारे में क्या प्रक्रिया है, ठीक। निर्वाचन मैंने ऐसे ही कंपाइल करके कर दिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन न रहे और आप सबका निर्वाचन एक साथ पढ़ सको। अलग अलग सबका निर्वाचन आप अधिनियम में पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसका भी निर्वाचन उसका भी निर्वाचन, एक साथ सबका निर्वाचन पढ़ो कि निर्वाचन में प्रक्रिया क्या है। धारा भी ध्यान रखना है, धारा 17, ठीक। धारा 17 में बताया गया है ग्राम पंचायत का निर्वाचन, मतलब सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन, सरपंच और उप सरपंच। धारा 17 में क्या बताया गया है, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन होगा। पहले ही बता चुके हैं अपन कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। हाँ, हाँ उप सरपंच नहीं, मैं तो पंच का चुनाव तो जानता हूं, ये चलो यहां पंच लिख दिया। हाँ, ये सबका निर्वाचन, ठीक है। सरपंच और कैसा है, सरपंच और पंच का कैसे निर्वाचन हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद करती है, और उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से पंच करता है। इसके बारे में अपन पढ़ लिए थे, ठीक। इनका आरक्षण क्या रहेगा, इनका आरक्षण की व्यवस्था क्या है, कैसे आरक्षण दे देंगे हम इनको, ठीक। तो इनके आरक्षण के लिए देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें 3 लोगों के लिए आरक्षण के बारे में पहले से बता दिया गया है, ठीक। किसके किसके लिए, एसटी एससी के लिए, ओबीसी का नहीं, एसटी एससी महिला, ये 3 लोग हो गए ना। एसटी एससी अलग अलग है, मतलब एक एसटी है, एक एससी है और एक महिला है। एसटी एससी को जो आरक्षण है वो किस अनुपात में मिलता है, जनसंख्या के अनुपात में। किस अनुपात में मिलता है, जनसंख्या अनुपात में। जितनी जनसंख्या है उस क्षेत्र में उस अनुपात में उसका आरक्षण हो जाएगा, ठीक। महिला आरक्षण कितना है हमारे यहां, 50%। ये रखा ही रखा जाएगा, हर वर्ग में अलग अलग रखा जाएगा, ठीक। क्लियर है यहां तक कि एसटी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में है, महिला आरक्षण कितना है, 50%। अब बचा कौन, ओबीसी। अब कौन बचा, ओबीसी बचा। अब ओबीसी को आरक्षण देने के बारे में ये फैसला छोड़ दिया है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सूची का विषय है, बार बार याद दिलाता हूं, तो राज्य सूची का विषय है तो ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप लोग ओबीसी को देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। लेकिन राज्य सरकार ने भी अपने आप में एक नियम बनाया है, और नियम बनाने के बाद क्या किया है कि अगर एसटी एससी जनसंख्या, किसी क्षेत्र में एसटी एससी की जनसंख्या 50% से कम है, कितनी जनसंख्या कम है, 50% से कम है। अब ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से यहीं पर बात को, महिला आरक्षण तो 50% है ना, तो कितना बचा, कुल जनसंख्या में 50% महिला आरक्षण हो गया, कुल सदस्य जनसंख्या बचा 50%। तो 50% हो या 50% से कम हो, मतलब एसटी एससी 50% से कम है, क्योंकि उनको जनसंख्या के अनुपात में देना है, तो 50% उनको आरक्षण दे दिया। अगर 50% है तो 50% उनको आरक्षण दे दिया तो आरक्षण खत्म हो गया। लेकिन अगर 50% कम है तो ओबीसी को आरक्षण मिल सकता है। कौन दे सकता है, राज्य दे सकती है। क्लियर, ओबीसी को क्या मिल सकता है, 50%, और कितना मिलेगा, 25%। आरक्षण कितना मिलेगा, 25%। लेकिन इसके लिए शर्त क्या रखी गई है, राज्य सरकार ने क्या शर्त रखा है कि एसटी एससी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50% या 50% से कम, एग्जैक्ट 50% हो या 50% से कम, ठीक। ये जो आरक्षण होगा वो क्रम से मिलता है, कैसे क्रम से,
चक्रानुक्रम से। और किस पद्धति से मिलता है? लाट पद्धति से। जो लॉटरी निकाला जाता है, लॉटरी पद्धति से ही ये क्या होता है, कलेक्टर द्वारा ये लॉटरी पद्धति चक्र के हिसाब से क्या मिलता है, होता है सरपंच के लिए। ये आरक्षण किसके लिए है? सरपंच के लिए। ठीक। ओबीसी कितना? 25% राज्य सरकार दे सकती है। कब? जब एसटी जनसंख्या क्या हो, कम हो। और ये चक्रानुसार क्रम से मिलेगा और लॉटरी पद्धति से मिलेगा। ये क्लियर हो गया। चक्रानुसार क्रम से मिलेगा, तब भी एक बात ध्यान रखना है, एक बार जहां आरक्षण तय हो चुका है 2 वर्ष के बाद ही वहां बदलेगा। ठीक है, मतलब एक बार हर 2-2 साल के बाद 2 साल वहां वो आरक्षण रहेगा ही रहेगा, तीसरे साल बदलेगा वो। क्लियर है? तीसरे साल बदलेगा, 2 साल वहां वो आरक्षण रहेगा ही। मतलब कोई आदमी एक एसटी या एससी या ओबीसी या महिला जिस जगह पर बैठ जाती है, उसके उस जगह पर वही वाला पद दूसरे साल भी क्या होगा, रिपीट होगा। दूसरा आदमी चुनकर आ सकता है, लेकिन क्या होगा, उसी महिला का पद है तो महिला का पद 10 साल तक चलेगा। अगर एसटी का पद है तो एसटी का पद क्या चलेगा, 10 साल तक। ओबीसी है तो ओबीसी का भी पद कितने साल रहेगा, 10 साल तक चलेगा। लेकिन ओबीसी के लिए क्या ध्यान रखना है कि 50% से कम एसटी कम होनी चाहिए। महिला कम होने से, ज्यादा होने से मतलब नहीं। ठीक। अब यहां एक बात और ध्यान देनी है, आरक्षण तो हो गया, एसटी एससी ओबीसी जिस भी वर्ग का बनना है बन गया। अगर सरपंच क्या बन गया, एसटी एससी वर्ग का बना, तो उप सरपंच क्या बनेगा, उप सरपंच क्या होगा, सामान्य होगा। और अगर सीट ही सामान्य है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक। तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक एसटी एससी हो जाए और एक क्या हो जाए, जनरल हो जाए। दोनों व्यक्ति को एसटी एससी और दोनों व्यक्ति को जनरल नहीं होना है। जनरल सीट है तो अलग बात है। ठीक। आरक्षण की स्थिति में जब कभी वैसा होगा कि ओबीसी वाला जो है, अगर मान लीजिए ओबीसी बन जाती है, कोई महिला बन जाती है या कोई जनरल सीट आ जाता है एसटी एससी का, तो फिर उप सरपंच को क्या बनाया जाएगा, एसटी एससी या फिर ओबीसी बनाया जाएगा। हाँ, 2 पंचवर्षीय हेतु ये आरक्षण, एक जगह में आरक्षण 2 पंचवर्षीय हेतु। क्लियर है? जैसे जनरल में सरपंच रहता है तो उसमें उप सरपंच ऐसा जरूरी नहीं। वजह कारण बताता हूं, जनरल सरपंच कब बनेगा, जनरल में सरपंच कब बनेगा, जब जनसंख्या एक ऐसा हो जनरल वाला हो जाए, तो उप सरपंच के लिए ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई कैसा जगह है, अनुसूचित क्षेत्र है और वहां पर चक्रीय क्रम में आता है, कोई महिला सीट रखा गया और महिला सीट रखा गया और महिला जनरल चुनकर आ गई, और जब जनरल चुनकर आ गई तो क्या होगा, सीट तो महिला सामान्य महिला हो गई। तो ऐसे कंडीशन पर जो किसका होगा, उप सरपंच का पद होगा, वो कैसा रखा जाएगा, ओबीसी रखा जाएगा। सॉरी, क्या रखा जाएगा, अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित वर्ग का रखा जाएगा। क्लियर? प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा होता है और आपस में व्यवस्था भी बननी चाहिए कि हर वर्ग को बाकायदा प्रतिनिधित्व मिलता रहे, जिसमें असंतोष को दबाया जा सके, तकलीफ जिन लोग को एक दूसरे की, भाई मेरी समस्याओं को मेरे ही प्रतिनिधि बता सकते हैं, महिलाओं की समस्या को महिला के प्रतिनिधि बताएंगे, एसटी एससी की समस्याओं को एसटी एससी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो ये प्रतिनिधित्व देने की वजह से ऐसा किया गया है। ठीक। यहां पर बस एक चीज और जान लीजिएगा, सरपंच और उप सरपंच पद में बने रहने के लिए कोई भी पोस्ट हो, एक पोस्ट मान लीजिए बड़ा पोस्ट हो और एक छोटा पोस्ट हो। ठीक। अगर दोनों में से मान लीजिए सरपंच और उप सरपंच है, सरपंच या उप सरपंच है, 2 पद धारित कर लिए हो। मान लीजिए सरपंच जो है वो विधानसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, सहकारी समिति का सदस्य है और सरपंच का चुनाव जीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को इस्तीफा नहीं दिया है, तो याद रखिएगा छोटा वाला पोस्ट से डिलीट होता है। छोटा वाले पोस्ट से क्या होगा, बर्खास्त होगा, छोटा वाला पोस्ट छूटेगा, बड़ा वाला पोस्ट नहीं छूटेगा उससे। तो इसके लिए यह बात क्या रखी गई है कि कोई अगर सरपंच किसी लोकसभा का, विधानसभा का या सहकारी समिति का क्या बनता है, सदस्य बनता है, तो सरपंच ही इस सब चीजों को प्रमोशन हो जाता है उसका, तो सरपंच पद छूट जाएगा उसका। क्लियर? क्या कह रहा है वो कि लोकसभा, विधानसभा या सहकारी समिति का सदस्य बनता है कोई सरपंच या उप सरपंच, तो क्या बन जाएगा, अभी अपन योग्यता भी पढ़ रहे हैं, क्या योग्यता है इनकी,
जस्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई सदस्य चुनाव जीत लिया हो तो वो क्या कर देगा, सरपंच पद को छोड़ देगा, वो सरपंच नहीं बना रह जाएगा, क्योंकि छोटा पोस्ट सरपंच का है। अब लोकसभा सदस्य बनने के ज्यादा मजा आएगा उसको, सरपंच बनने से तो अच्छा है कि वो लोकसभा सदस्य बने। आप लोग क्या करोगे, आप लोग सरपंच बनना चाहोगे कि लोकसभा सदस्य? नहीं, है तो जरूरी नहीं है, आपका मन है तो लोकसभा छोड़ दो। आपको लगता है कि नहीं मैं अपने गांव में खुश हूं तो छोड़ दो, लेकिन करोगे क्या? सच बताओ, अगर आप लोकसभा के सदस्य बन गए, दोनों को चुने और सरपंच को चुने, तो दोनों में से क्या बनना चाहते हो? आप ही बताओ, चलो आप दोनों में से कौन सा पद बने रहना चाहते हो? सरपंच? अच्छा, आप लोकसभा बनोगे और आप सरपंच बनोगे, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप अगर गांव का मदद करना चाहते हो, गांव का भला चाहते हो, तो आप उस पद पर रहोगे। लेकिन सामान्य जो सोच का व्यक्ति होता है, आपकी मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर चाहते हो कि लोकसभा पद का मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं क्या बनूंगा, सरपंच बनूंगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप बनो, कोई समस्या नहीं है, सरकार को कोई समस्या नहीं है, और लोग तो खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ तू सरपंच बन, एक पोस्ट लोकसभा वाला खाली कर दिया, मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां का सुख भोगूंगा, क्योंकि लोग सेवा करने के लिए थोड़ी ना आते हैं, सुख भोगने के लिए तो आते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य बुद्धि तरीके से ये सोचता है हर आदमी कि उन्नति चाहता है। सरपंच चाहेगा कि मैं जनपद सदस्य बन जाऊं, जनपद सदस्य चाहता है कि मैं जिला में चले जाऊं, जिला वाला चाहता है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ लूं, विधायक चाहता है मैं कहां चले जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, लोकसभा में चले जाऊं, राज्यसभा में चले जाऊं। हाँ, वैसे कंडीशन को वैसे चुनेंगे उसमें। हाँ, रिजल्ट प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर तय करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट जो प्रकाशन होता है, जैसे रिजल्ट का प्रकाशित होता है, उसमें 10 दिन के अंदर तय करना होता है, खुद चुनना पड़ता है क्या करना है भाई, बताओ 10 दिन तक देखते हैं, नहीं तो हम क्या कर देंगे, सरपंच पद खाली कर देंगे तुम्हारा। जी जी, ये किसका था, आपका सरपंच और उप सरपंच का चुनाव के बारे में। यही डिटेल है, बाकी डिटेल कुछ नहीं। जनपद पंचायत, जनपद, अब तो सिर्फ सदस्य का होता है जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। निर्वाचन अपन पढ़ रहे हैं ना, धारा 17 में सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन पढ़ लिया हमने, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अपन पढ़ रहे हैं। किनका चुनाव होता है भाई, सदस्य का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से चुनने के बाद क्या हो जाता है, यहां सदस्य, अरे क्या सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, यही चुनते हैं, ठीक। इसमें भी सेम सिस्टम है। कैसा सेम सिस्टम है कि सबको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, सेम जैसा वहां है ना पंचायत के लिए, वैसे ही सेम व्यवस्था यहां पर भी है। जनसंख्या के अनुपात में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलता है। और अगर 50% एसटी जनसंख्या है, 50% एसटी जनसंख्या है, तब तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर 50% से कम जनसंख्या हुई तो ओबीसी को 25% राज्य सरकार क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। क्लियर, सेम चीज है वहां। धारा बस याद रखना है, धारा नंबर क्या है इसका, 22। धारा नंबर क्या है, धारा 22 में 17(5)(22) और धारा 32, धारा 32 में क्या है, जिला के बारे में है, और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। अच्छा, ये अभी तक मेरे को इसमें आरक्षण मिलता है, क्या लगता है आपको, इसमें आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है जिला वाले में? आप लोगों के लिए भी सवाल है, जिला वालों को क्या आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? उपेंद्र, रूपाली बताइए, जिला वालों को आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक, मिलता है पक्का? ऐसे इन लोगों को पहले पूछ सकते हैं। हाँ ओपन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, सेम सिस्टम है, ठीक। जैसे सब जगह आरक्षण का सिस्टम वैसे ही है, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में, विशिष्ट कुछ नहीं।
बस धारा याद रखिएगा, उप सरपंच वाले सिस्टम को याद रखिएगा, बस यहां याद रखिएगा 50% ST/SC हो तब तक कुछ नहीं मिलेगा, महिला को 50% मिलेगा ही मिलेगा आरक्षण। 50% ST/SC से कम हुए तो राज्य सरकार 25% इसको दे सकती है, ओबीसी को। जिला में भी होगा और जनपद में भी यही होगा। क्लियर? अब एक खास चीज लिख लीजिए, इनकी योग्यता। इनकी योग्यता, कौन व्यक्ति योग्य होगा और कौन व्यक्ति योग्य नहीं होगा ये चुनाव लड़ने के लिए। कौन व्यक्ति योग्य होगा, योग्य व्यक्ति नहीं होगा। योग्यता, निर्हरताएं भी कहा जाता है इनको, तो आप कभी निर्हरताएं हो लिखे तो बोले। ये आर्टिकल नंबर, धारा नंबर किसमें है? 36 में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 36 में है, याद रखिएगा 36 में, क्योंकि भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एकदम सामान्य सामान्य चीज है। आप जानते हो, सारी योग्यता को आप पहले जानते हो जो सामान्यता चलते आती है। पहला योग्यता है कि साक्षर हो। पहला क्या हो? साक्षर हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति साक्षर हो जो 30 वर्ष तक हो। 30 वर्ष का कोई व्यक्ति, मान लो मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी, उन लोगों ने पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई नहीं की, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अयोग्य थोड़ी ना हो जाएगा। तो अयोग्यता के नेता लोगों के लिए वैसे भी योग्यता नहीं रखी गई है। लेकिन 30 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा, अगर 30 उम्र का, मेरी उम्र तक का कोई व्यक्ति है, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है, तो उसको चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन 30 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ठीक, जो अनपढ़ भी लड़ सकता है। पहला एक है साक्षरता होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि पंचायत की कोई देनदारी न हो। कोई ऐसा ना हो, कोई ठेकेदार पहले से ठेका लाता हो, या कोई पूर्व सरपंच हो जो घपला करके बैठा हुआ हो, जो पैसा पहले से, कोई वकील ना हो जो पैसा खा के बैठा हुआ हो। बहुत सारे लोग हैं पंचायत का पैसा खा सकते हैं, तो पंचायत की कोई देनदारी ना हो उसके ऊपर। और अगर मान लो देनदारी हो भी तो 30 दिन के अंदर लौटा दे, लड़ लेगा चुनाव। ठीक है, नामांकन करने से पहले 30 दिन के अंदर क्या कर दे? उसको चुनाव दे, पका दे, भर दे पैसा, तो क्या कर सकता है? पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए योग्यता तय कर दी जाएगी कि हाँ अब वो योग्य हो गया। तीसरा, कोई शासकीय भूमि पर यानी पंचायती भूमि पर कब्जा न किया हो, भूमि पर भी या भवन पर कब्जा न किया हो। अब खुद कब्जा करके बैठ सकता है, बाद में तो कब्जा करना ही है उसको, बाद में, इसीलिए छुड़वा लिया जा रहा है इससे कि भाई अगर दूसरा आदमी कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो नया सरपंच आएगा तो वो क्या करेगा? नया पंच आएगा तो वो क्या करेगा? बाद में तो वही करेगा हो। तो शासकीय भूमि पर और भवन पर क्या ना हो? कब्जा न किया हो। ठीक। अगला है सरकारी नौकरी पर ना हो। सरकारी नौकरी पर ना, सरकारी नौकरी कौन? अच्छा, सरकारी नौकरी, अच्छा आप लोग क्या चुनोगे? सरकारी नौकरी चुनोगे कि सरपंच बनना चुनोगे? अगर आपके पास सरकारी नौकरी और सरपंच है कि नहीं है? यहाँ पर एक पुराना है, जान पहचान कोई आदमी है जो है बिलासपुर में। वो व्यक्ति जो है वो क्या किया कि पार्षद के चुनाव लड़ लिया, पार्षद जीत गया वो, लेकिन इसी बीच में वो कलर का भी पेपर दिया और कलर की परीक्षा निकल गया, तो पार्षद से इसी को दे दिया वो। बोला कि कुछ ही मिलेगा, 20,000 ही मिलेगा, निश्चित तो रहेगा, पता नहीं पार्षद में क्या कमाऊंगा। ठीक है, तो सरकारी नौकरी ना हो। फिर 5वां में है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, ये सबके लिए है। और लाभ के पद परिभाषित कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक वो बता दे रहा हूं कि लाभ के पद पर हो भले ना हो, लेकिन पटेल हो सकता है। पटेल क्या करता है? जो लगान वसूल करता है आपके गांव में, पटेल के पद पर हो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरे पद पर ना हो, सरकारी नौकरी ना हो लाभ पर। लेकिन अगर कोई पटेल है तो ये समझा जाएगा कि वो पंचायत के आसपास कुछ अच्छा काम ही कर रहा है बेचारा, वो सूरने वाला। हाँ, कविता वीडियो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पटेल भी आप बन सकते हो, पटेल रहकर आप पंचायत चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 6वां है नशीले पदार्थ का व्यापार न करें। पदार्थ का व्यापार तो करना ही नहीं है, साथ में कोई अपराध भी ना हो, मतलब पकड़े मत जाइए।
नशीले पदार्थ का या तो पहले तो व्यापार ही मत कीजिए, अगर आप व्यापार कर भी रहे हैं तो पकड़े मत जाइए, क्योंकि अपराध क्या हो जाएगा, पंजीकृत हो जाएगा, और पंजीकृत हो जाएगा, ऐसे कंडीशन पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ठीक। और अगला है कि निर्वाचन के 1 साल बाद, वो बाद की प्रक्रिया, निर्वाचन के 1 वर्ष बाद आपके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय हो जाए, जलवाहित शौचालय, साफ सुथरा शौचालय क्या हो, शौचालय हो जाए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है, पंचायत का प्रतिनिधि बनने के लायक होगा। ठीक है, तो ये था आज का।